नमस्कार। सुन लो यूपीएससी में आज हम एक ऐसे सवाल पर गहराई से बात करने वाले हैं जिसने भारतीय इतिहास और अर्थव्यवस्था की दिशा को समझने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जी हाँ। सवाल ये कि क्या ब्रिटिश राज के दौरान वाकई भारत से खरबों डॉलर की संपत्ति ब्रिटेन भेजी गई थी? क्या ये महज एक आरोप है या ये वो सच्चाई है जिसे धन की निकासी या ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा गया? बिल्कुल। और ये सिर्फ एक अकादमिक बहस नहीं है, ये वो विचार था जिसने भारतीय राष्ट्रवाद की नींव को आप कह सकते हैं सींचा। तो आज हम इसी यूनिट 9 धन की निकासी बहस या ड्रेन ऑफ वेल्थ डिबेट का पूरा विश्लेषण करेंगे। ये यूपीएससी के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, खासकर जीएस पेपर 1 यानी मॉडर्न हिस्ट्री और जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी के लिए। और निबंध में भी काम आ सकता है। बिल्कुल। हम समझने की कोशिश करेंगे कि दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त जैसे शुरुआती राष्ट्रवादियों ने इस सिद्धांत को कैसे विकसित किया, कैसे इसे समझाया, अंग्रेजों और दूसरे आलोचकों ने इसका खंडन कैसे किया, उनके क्या तर्क थे। हाँ, और फिर बाद में जो वामपंथी इतिहासकार आए या जो हाल के शोधकर्ता है, उनके इस पर क्या विचार है, उसको भी खंगालेंगे। हमारा मकसद है कि इस चर्चा के अंत तक श्रोताओं को धन की निकासी के सिद्धांत की पूरी तस्वीर मिल जाए, इसके अलग अलग पहलू, तर्क वितर्क, आंकड़े और परीक्षा के लिए इसकी प्रासंगिकता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 9.1 से, यानी परिचय से। ये ड्रेन की अवधारणा आई कहाँ से? देखिए, सबसे प्रमुख नाम तो दादा भाई नौरोजी का ही है। उन्होंने 1867 में अपनी एक लेख इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया में पहली बार इस मुद्दे को व्यवस्थित तरीके से उठाया। 1867 में? अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा कि ब्रिटेन जो है वो भारत के कुल राजस्व का, रेवेन्यू का 1/4 से ज्यादा हिस्सा, मतलब 25% से ज्यादा बिना किसी पर्याप्त आर्थिक वापसी के ले जा रहा है। और फिर उन्होंने इसे और विस्तार दिया अपनी किताबों में? जी हाँ, बिल्कुल। पहले 1873 में पॉवर्टी ऑफ इंडिया नाम के पेपर में, और फिर उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब 1901 में आई, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें उन्होंने इस विचार को और मजबूती से पेश किया कि यही निकासी भारत की भयानक गरीबी का असली और मुख्य कारण है। क्या नौरोजी अकेले थे जो ऐसा सोच रहे थे, या और भी लोग थे? नहीं, अकेले नहीं थे। उनसे पहले भी कुछ धुंधले विचार थे, लेकिन नौरोजी ने इसे एक ठोस सिद्धांत का रूप दिया। उनके समकालीन या थोड़े बाद के विचारक जैसे महादेव गोविंद रानाडे और भोलानाथ चंद्र ने भी इस दिशा में योगदान दिया। तो क्या ये कह सकते हैं कि राष्ट्रवादियों में इस मुद्दे पर एक आम सहमति बन गई थी? हाँ, ये बहुत दिलचस्प बात है। देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के बाकी मुद्दों पर राष्ट्रवादियों में भले ही अलग अलग विचार रहे हों, कोई नरम दल का था, कोई गरम दल का, लेकिन भारत के आर्थिक शोषण, खासकर इस ड्रेन के मुद्दे पर लगभग सब एकमत थे। एक व्यापक सहमति थी कि हाँ, भारत का पैसा बाहर जा रहा है और ये गलत है। लेकिन ब्रिटिश सरकार और उनके समर्थक तो चुप नहीं बैठे होंगे। उन्होंने अपना बचाव कैसे किया? बिल्कुल नहीं, उनका अपना तर्क था। वो कहते थे कि देखो, हमने भारत में पैक्स ब्रिटानिका यानी शांति और स्थिरता कायम की है, हमने रेलवे बनाई है, भारत को लंदन के सस्ते पूंजी बाजार तक पहुंच दी है, आधुनिक ज्ञान और संस्थाएं लाए हैं। तो इसके बदले में ये जो होम चार्जेस वगैरह हैं, ये एक छोटी सी कीमत है, एक तरह का भुगतान है इन सेवाओं के लिए। मतलब वो इसे एक तरह का सर्विस चार्ज बता रहे थे? कुछ हद तक हाँ। और ये बहस रुकी नहीं। बाद में हाल के दशकों में भी कुछ कट्टरपंथी और कुछ उदार अर्थशास्त्रियों और इतिहासकारों ने इन पुराने तर्कों को फिर से जांचा है, उनमें संशोधन किया है, नए आंकड़े पेश किए हैं। तो ये बहस लगातार विकसित होती रही है। ठीक है, तो ये तो हुआ एक परिचय। अब जरा सेक्शन 9.2 पर आते हैं, राष्ट्रवादी और धन की निकासी। नौरोजी से पहले किसने इस बारे में सोचा था? हाँ, ये जानना जरूरी है कि नौरोजी अचानक से ये विचार लेकर नहीं आए। उनसे पहले भी यहाँ तक कि कुछ ब्रिटिश प्रशासकों और विद्वानों ने भी इस तरफ इशारा किया था। ब्रिटिश प्रशासकों ने? कौन थे वो? जैसे अलेक्जेंडर डाउ, फिलिप फ्रांसिस, सर जॉन शॉर, जॉर्ज विंगेट। ये लोग 18वीं सदी के अंत में ही भारत से संसाधनों के बाहर जाने की बात कर रहे थे। और एडमंड बर्ग का नाम भी आता है शायद? हाँ, बिल्कुल। एडमंड बर्ग ने 1783 में हाउस ऑफ कॉमन्स की 9वीं रिपोर्ट में एक तरह का मैक्रो इकोनॉमिक विश्लेषण किया था। उन्होंने कहा था कि भारत से बिना भुगतान के निर्यात हो रहा है, जिससे सालाना लगभग 1.2 मिलियन पाउंड का नुकसान हो रहा है। 1.2 मिलियन उस जमाने में।
बाप रे। और भारतीय विचारकों में राजा राम मोहन राय? जी, राजा राम मोहन रॉय ने भी 1765 से 1820 के बीच औपनिवेशिक अनुमानों का हवाला देते हुए कहा था कि लगभग 110 मिलियन की निकासी हुई है। 110 मिलियन! बहुत बड़ी रकम है तो। हाँ, फिर 1840 के दशक में कुछ और आलोचक सामने आए, जैसे भास्कर तारखंडकर, भाऊ महाजन, रामकृष्ण विश्वनाथ, यहाँ तक कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने भी होम चार्जेस और युद्धों पर होने वाले खर्च को संसाधनों की निकासी माना था। तो माहौल बन रहा था। हाँ, लेकिन फिर दादाभाई नौरोजी आए और उन्होंने इसे केंद्रीय मुद्दा बना दिया। एकदम सही। नौरोजी ने ही इसे व्यवस्थित रूप दिया और बार बार आंकड़ों के साथ पेश किया। उनका मूल तर्क क्या था कि निकासी सिर्फ धन की हानि नहीं है, ये पूंजी की भी हानि है, और यही भारत में गरीबी का मुख्य सबसे बड़ा कारण है। उन्होंने कुछ अनुमान भी लगाए होंगे कि कितनी निकासी हुई? हाँ, उन्होंने अनुमान लगाया कि ब्याज सहित लगभग 1500 मिलियन पाउंड का हस्तांतरण हुआ है, 1500 मिलियन पाउंड। और उन्होंने विशिष्ट आंकड़े भी दिए, जैसे 1883 से 1892 के बीच उन्होंने कहा कि करीब 24 करोड़ रुपए सालाना जा रहे हैं, ₹24 करोड़ हर साल। 24 करोड़ सालाना। और 1905 में उन्होंने ये आंकड़ा बढ़ाकर 34 मिलियन पाउंड यानी करीब 51.5 करोड़ रुपए सालाना कर दिया। 34 मिलियन या 51.5 करोड़ रुपए, ये आंकड़े वो लगातार पेश करते रहे। नौरोजी के अलावा और कौन से राष्ट्रवादी थे जिन्होंने अपने अनुमान दिए? कई थे। जीवी जोशी ने 1834 से 1888 के बीच 660 मिलियन का अनुमान लगाया और कहा कि 1888 तक ये रकम करीब 25 करोड़ रुपए सालाना हो गई थी। 25 करोड़। फिर डी.ई. वाचा, जो 1901 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, उन्होंने कहा कि ये 30 से 40 करोड़ रुपए सालाना है। 30-40 करोड़। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने 19वीं सदी के आखिरी 30 सालों का औसत निकाला, करीब 30 मिलियन पाउंड सालाना। और आर.सी. दत्त, उनका क्या अनुमान था? रमेश चंद्र दत्त, जो एक बड़े आर्थिक इतिहासकार भी थे, उन्होंने 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में कहा कि ये करीब 20 मिलियन पाउंड सालाना है और ये भारत के कुल राजस्व का लगभग 1/4 हिस्सा था जो इंग्लैंड भेजा जा रहा था, रेवेन्यू का 1/4। बाप रे, ये सब आंकड़े तो बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन क्या इन सभी राष्ट्रवादियों के विचारों में कोई सूक्ष्म अंतर भी था या सब एक ही बात कह रहे थे? मोटे तौर पर एक ही दिशा में थे, लेकिन कुछ बारीकियां थीं। जैसे नौरोजी मानते थे कि निकासी गरीबी का प्रमुख कारण है, मतलब द मेन कॉज। अच्छा। एक अर्थशास्त्री हुए ए.के. दासगुप्ता, उन्होंने बाद में ये ध्यान दिलाया कि नौरोजी और दत्त ने पूंजी के हस्तांतरण और व्यापार की शर्तों, टर्म्स ऑफ ट्रेड, के बीच सीधा संबंध नहीं जोड़ा था। व्यापार की शर्तें मतलब ये कि किस दर पर एक देश का निर्यात दूसरे देश के आयात से बदला जाता है। क्या भारत को अपने निर्यात के बदले उचित मूल्य मिल रहा था? इस पर नौरोजी दत्त ने उतना फोकस नहीं किया। लेकिन किसी और ने किया। हाँ जी, सुब्रमण्या अय्यर ने 1903 में जे.एस. मिल का हवाला देते हुए कहा था कि इस निकासी की वजह से भारत को मजबूरन कम लाभदायक शर्तों पर अपने उत्पाद का आदान प्रदान करना पड़ रहा है। मतलब टर्म्स ऑफ ट्रेड भारत के खिलाफ जा रहे थे। और बिपान चंद्रा का क्या कहना है नौरोजी की गणनाओं पर? बिपान चंद्रा ने माना कि नौरोजी की गणनाएं कभी-कभी थोड़ी अस्पष्ट, वुली हो सकती थीं, लेकिन उनका वो तर्क बहुत महत्वपूर्ण था जो उन्होंने वेल्बी कमीशन के सामने दिया था कि अगर ये पैसा देश से बाहर नहीं जाता तो ये यहीं फलीभूत होता। फलीभूत मतलब ये पैसा यहीं निवेश होता, उससे और पैसा बनता, अर्थव्यवस्था बढ़ती। बिपान चंद्रा मानते हैं कि ये शायद निवेश गुणक के सिद्धांत का एक शुरुआती रूप था। अच्छा, और आर.सी. दत्त ने आंतरिक निकासी की बात की थी, वो क्या था? हाँ, दत्त ने एक और महत्वपूर्ण बात पहचानी, इंटरनल ड्रेन। इसका मतलब था कि सिर्फ देश से बाहर ही पैसा नहीं जा रहा, बल्कि देश के अंदर भी आय का हस्तांतरण हो रहा था, गरीब किसानों से अमीर व्यापारियों, साहूकारों और बिचौलियों के पास। इसका भी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ रहा था। तो ये निकासी या ड्रेन शब्द की परिभाषा क्या थी? क्या सब एक ही मतलब समझते थे? यहाँ भी थोड़ा अंतर था। सबसे व्यापक परिभाषा नौरोजी की थी। उनके लिए निकासी का मतलब था बिना बदले का निर्यात अधिशेष, यानी वो सारा निर्यात जिसके बदले भारत को बराबर मूल्य का सामान या सोना चांदी वापस नहीं मिला। और संकीर्ण परिभाषा? संकीर्ण परिभाषा में मुख्य रूप से होम चार्जेस को ही निकासी माना जाता था। इसमें क्या क्या आता था?
ब्रिटेन में भारत सरकार के जो खर्चे होते थे, जैसे इंडिया ऑफिस का खर्च, सिविल और मिलिट्री अधिकारियों की पेंशना और छुट्टियां, ब्रिटेन से खरीदे गए स्टोर, सैन्य और अन्य सामान, और जो गैर अधिकारी थे उनके द्वारा अपने देश भेजे गए पैसे। अच्छा, तो कुछ राष्ट्रवादी सिर्फ होम चार्जेस को ही ड्रेन मानते थे। हाँ, कुछ राष्ट्रवादी ऐसे भी थे जो मानते थे कि रेलवे या सिंचाई के लिए लिए गए कर्ज पर जो ब्याज दिया जा रहा है उसे निकासी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इससे भारत में संपत्ति बन रही है। लेकिन होम चार्जेस के बाकी हिस्सों पर लगभग सभी सहमत थे कि वो ड्रेन है। आपने नौरोजी के नैतिक निकासी मॉरल ड्रेन का जिक्र किया था, उसे थोड़ा और समझाएंगे। हाँ, नौरोजी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण था। उनका कहना था कि भारतीयों को प्रशासन और सेना में ऊंचे पदों से जानबूझकर बाहर रखा जाता है। उनकी जगह ब्रिटिश अधिकारी रखे जाते हैं जिन्हें बहुत भारी तनख्वाह और पेंशन दी जाती है। इसका नतीजा क्या होता था? नतीजा ये कि भारतीय लोग उच्च कौशल और प्रशासनिक अनुभव हासिल नहीं कर पाते थे, और जो अनुभवी यूरोपीय अधिकारी थे वो रिटायर होने के बाद अपना सारा अनुभव और पैसा लेकर इंग्लैंड वापस चले जाते थे। भारत को उनके अनुभव का लाभ नहीं मिलता था। नौरोजी ने बाद में माना कि शायद उन्होंने इस नैतिक निकासी को जरूरत से ज्यादा महत्व दे दिया था, लेकिन ये उनके विचार का एक अहम हिस्सा था। इस निकासी का भारत के विदेशी कर्ज से क्या संबंध था? सीधा संबंध था। राष्ट्रवादियों का तर्क था क्योंकि भारत का पैसा लगातार बाहर जा रहा था, निकासी हो रही थी, इसलिए भारत को अपनी जरूरतें पूरी करने और विकास कार्यों के लिए विदेश से, खासकर लंदन से कर्ज लेना पड़ रहा था। और विडंबना ये कि जो पैसा भारत से निकाला गया था वही पैसा अक्सर ब्रिटिश निवेशकों द्वारा भारत को कर्ज के रूप में वापस दिया जा रहा था, जिस पर भारत को फिर ब्याज चुकाना पड़ता था। एक दुष्चक्र था ये। और जो कर्ज लिया जा रहा था उसके उद्देश्य पर भी राष्ट्रवादियों ने सवाल उठाए, खासकर रेलवे पर। हाँ, रेलवे पर बहुत तीखी आलोचना हुई। राष्ट्रवादियों का कहना था कि रेलवे का निर्माण मुख्य रूप से ब्रिटिश उद्योगों के हितों को ध्यान में रखकर किया गया था। कैसे? देखिए, रेलवे लाइनों का जाल कैसे बिछाया गया। बंदरगाहों से उन केंद्रों तक जहां ब्रिटेन का बना कपड़ा बिकता था, और अंदरूनी इलाकों से जहां कच्चा कपास उगता था, वापस बंदरगाहों तक, ताकि कच्चा माल आसानी से ब्रिटेन भेजा जा सके। और इसकी लागत बहुत ज्यादा रखी गई थी, क्योंकि ब्रिटिश निवेशकों को 5% रिटर्न की गारंटी दी गई थी। मतलब अगर रेलवे घाटे में भी चले तो भी निवेशकों को उनका 5% मुनाफा भारत सरकार के खजाने से मिलेगा। इससे बर्बादी बहुत हुई। और क्या सिंचाई जैसे जरूरी कामों पर ध्यान दिया गया? नहीं, सिंचाई की बुरी तरह उपेक्षा की गई, जबकि भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए वो ज्यादा जरूरी थीं। रेलवे पर जो माल ढुलाई की दरें थीं वो भी भेदभावपूर्ण थीं। ब्रिटिश माल के लिए कम, भारतीय माल के लिए ज्यादा। क्या रेलवे से भारत में औद्योगिक विकास हुआ, जैसे लोहा इस्पात उद्योग? यही तो एक और बड़ी आलोचना थी। रेलवे के लिए सारा सामान, पटरियां, इंजन, सब कुछ ब्रिटेन से आयात किया जाता था। भारत में लौह इस्पात उद्योग को पनपने का मौका ही नहीं दिया गया। यानी रेलवे के कोई बैकवर्ड या फॉरवर्ड लिंकेजेस नहीं बने जिससे स्थानीय उद्योग को बढ़ावा मिलता। कुछ रेलवे लाइनें तो शायद सामरिक कारणों से भी बनी थीं। हाँ, बहुत सी लाइनें फौजी जरूरतें पूरी करने या अंग्रेज अफसरों को पहाड़ी स्टेशनों तक आराम से पहुंचाने के लिए बनाई गई थीं, जिनका आर्थिक महत्व बहुत कम था। रेलवे के अलावा सैन्य खर्चों पर भी राष्ट्रवादियों ने सवाल उठाए होंगे। बिल्कुल, ये एक और बड़ा मुद्दा था। भारत के पैसे का इस्तेमाल उन सैन्य अभियानों के लिए किया जाता था जो असल में ब्रिटेन के अपने साम्राज्यवादी हितों को साधने के लिए लड़े जाते थे। भारत का उनसे सीधा कोई लेना देना नहीं होता था। उदाहरण के लिए बहुत सारे हैं। मनीला 1762, सीलोन अब श्रीलंका 1795-96, मिस्र, मॉरिशस, बर्मा, जावा, इन सब जगहों पर हुए अभियानों का खर्च या तो पूरी तरह या आंशिक रूप से भारत पर डाला गया। हालांकि मार्कोविच जैसे इतिहासकार ये भी कहते हैं कि कई बार इन अभियानों से कंपनी को नुकसान भी हुआ। लॉर्ड सेलिसबरी का एक मशहूर कथन भी है शायद इस बारे में। हाँ, उन्होंने कहा था कि भारत ओरिएंटल समुद्र में एक अंग्रेजी बैरक की तरह है। मतलब ब्रिटेन अपनी फौजी ताकत बनाए रखने के लिए भारत को एक बेस की तरह इस्तेमाल कर रहा था और खर्चा भारत उठा रहा था। सेना का आकार कितना बड़ा था और उसमें भारतीय और ब्रिटिश सैनिक कितने थे? 1880 के दशक में देखें तो करीब 1,30,000 भारतीय सैनिक थे और 66,000 ब्रिटिश सैनिक।
सोचिए 1900 तक भारत ब्रिटिश सेना का लगभग 1/3 हिस्सा अपने खर्चे पर रख रहा था। 1/3 ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। और कौन-कौन से खर्चे भारत उठाता था? सैनिकों की भर्ती, उनका वेतन, पेंशन तो था ही, इसके अलावा ब्रिटेन में उनकी ट्रेनिंग का खर्च भी भारत देता था। यहाँ तक कि ब्रिटेन में सैनिकों की पेंशन का बोझ भी भारत पर था। एक उदाहरण है कि 1890 में 16,000 ब्रिटिश सैनिकों के 6 साल के इंग्लैंड में रहने और ट्रेनिंग का सारा खर्च भारत ने दिया था। ये तो बहुत ज्यादा है। और ये खर्च बढ़ता ही जा रहा था। इंग्लैंड में सेना पर होने वाला खर्च जो भारत से वसूला जाता था, वो 1875 से 1897 के बीच 3.476 मिलियन पाउंड से बढ़कर 4.133 मिलियन पाउंड हो गया। अच्छा। और ऊपर से रुपए की कीमत गिर रही थी, फॉलिंग एक्सचेंज रेट ऑफ द रुपी। तो पाउंड में होने वाले इस खर्च को चुकाने के लिए भारत को और भी ज्यादा रुपए देने पड़ रहे थे। ये रकम 38.58 मिलियन रुपए से बढ़कर 68.65 मिलियन रुपए हो गई, यानी लगभग 2 गुनी। तो कुल मिलाकर सेना पर खर्च बहुत तेजी से बढ़ा। हाँ, कुल सेना व्यय 162.59 मिलियन रुपए से बढ़कर 259.73 मिलियन रुपए हो गया इसी दौरान। क्या इसका कोई विस्तृत ब्यौरा है कि किस विदेशी अभियान का कितना खर्च भारत ने उठाया? हाँ, मैकलिन द्वारा तैयार की गई एक तालिका है जो 1838 से 1886 के बीच हुए विदेशी सैन्य अभियानों पर हुए खर्च को दिखाती है। उसमें विस्तार से बताया गया है। जैसे पहला अफगान युद्ध का सारा खर्च भारत ने उठाया, फारस के अभियान का आधा खर्च भारत ने दिया, लेकिन एबिसिनिया के अभियान का कोई खर्च भारत पर नहीं डाला गया। तो ये अलग अलग अभियानों में बदलता रहता था, लेकिन कुल मिलाकर बोझ बहुत ज्यादा था। तो ये थे राष्ट्रवादियों के मुख्य तर्क और आंकड़े। अब आते हैं सेक्शन 9.3 पर, धन की निकासी के आलोचक। जाहिर है ब्रिटिश सरकार और उनके समर्थक इन तर्कों को खारिज करते होंगे। हाँ, बिल्कुल। लॉर्ड कर्जन जैसे वाइसरॉय ने तो इन तर्कों का खुलकर खंडन किया। कुछ आलोचकों ने तो पूरी ड्रेन थ्योरी को ही सिरे से खारिज कर दिया। कुछ और थे जिन्होंने माना कि हाँ, कुछ पैसा जाता है, लेकिन ये बिना बदले का निर्यात, अनरिक्वायर्ड एक्सपोर्ट वाली बात गलत है, या फिर उन्होंने राष्ट्रवादियों के अनुमानों और उनके तरीकों पर सवाल उठाए। उनका मुख्य तर्क क्या था फिर? अगर ये बिना बदले का नहीं था तो भुगतान कैसे हो रहा था? उनका मुख्य तर्क था कि भारत का जो निर्यात अधिशेष, एक्सपोर्ट सरप्लस दिखता है, यानी निर्यात आयात से ज्यादा है, उसका भुगतान असल में अदृश्य मदों के जरिए हो रहा है। अदृश्य मदें, इनविजिबल्स, ये क्या होती हैं? इनविजिबल्स में वो सब सेवाएं आती हैं जो दिखती नहीं हैं, जैसे जहाजों का किराया, फ्रेट चार्जेस, बैंकिंग सेवाएं, बीमा का खर्च, ब्रिटिश कंपनियों द्वारा भारत में कमाया गया मुनाफा, प्रॉफिट्स, ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा अपने घर भेजी गई बचत, सेविंग्स, और सबसे महत्वपूर्ण, भारत द्वारा लिए गए विदेशी कर्ज पर चुकाया जाने वाला ब्याज, इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो ये आलोचक मानते थे कि इन अदृश्य भुगतानों से निर्यात अधिशेष संतुलित हो जाता है। हाँ, गोल्डस्मिथ, थियोडोर मॉरिसन, वेरा एंस्टे जैसे कई समर्थक थे इस विचार के। उनका कहना था कि निर्यात का पूरा भुगतान हो रहा है, बल्कि भारत तो कीमती धातुओं, सोने चांदी का सिंक बन गया था। मतलब यहाँ बहुत सोना चांदी आ रहा था। टॉमलिंसन जैसे इतिहासकारों ने भी कहा कि 19वीं सदी में भारत में काफी मात्रा में सोना चांदी आयात हुआ था। क्या इसका कोई आंकड़ा है? हाँ, जैसे 1909 से 1913 के बीच जब व्यापार में तेजी आई, तो भारत ने 1174 मिलियन रुपए का सोना और 549 मिलियन रुपए की चांदी आयात की। सोना चांदी आ तो रहा था। लेकिन राष्ट्रवादी इसका क्या जवाब देते थे? राष्ट्रवादी कहते थे कि हाँ, सोना चांदी आता है, लेकिन वो उत्पादक कामों में नहीं लगता। ज्यादातर या तो जेवर बन जाता है या लोग उसे जमा करके रख लेते हैं, होर्डिंग। उससे अर्थव्यवस्था को कोई खास फायदा नहीं होता। थियोडोर मॉरिसन का दृष्टिकोण इसमें क्या था? वो क्या मानते थे? जी, मॉरिसन का नजरिया थोड़ा अलग था। उन्होंने माना कि हाँ, कुछ अंतर बदले का हस्तांतरण होता है, लेकिन वो सिर्फ होम चार्जेस के एक हिस्से तक सीमित है, और वो भी सालाना करीब 20 मिलियन पाउंड। 20 मिलियन? हाँ, और उन्होंने तर्क दिया कि ये रकम भारत के कुल निर्यात मूल्य का बहुत छोटा हिस्सा थी। 19वीं सदी के अंत में 2% से भी कम, और 1913 तक तो 1% से भी कम। उनके हिसाब से असली निकासी होम चार्जेस का सिर्फ 36% थी 1910-11 में, और ये भी उन सेवाओं के बदले में उचित थी जो ब्रिटेन भारत को दे रहा था, जैसे आंतरिक शांति, बाहरी सुरक्षा।
उन्होंने राजनैतिक कर्ज और आर्थिक कर्ज के बीच फर्क करने की कोशिश की। के.एन. चौधरी ने भी कुछ गणनाएं की थी। हाँ, के.एन. चौधरी, जो बाद के एक प्रमुख आर्थिक इतिहासकार हुए, उन्होंने गणना की कि भारत के कुल कर्ज और अदृश्य भुगतान, डेट एंड इनविजिबल पेमेंट्स मिलाकर भी ये 1898 टू 1903 में निर्यात का लगभग 30-35% थे और 1911 टू 14 तक घटकर 23% रह गए थे। और राष्ट्रीय आय की तुलना में? राष्ट्रीय आय की तुलना में तो ये 5% से भी कम थे। और अगर सिर्फ होम चार्जेस को देखें तो वो निर्यात का केवल 1.8% थे 1898 टू 1901 में, और बाद में घटकर सिर्फ 0.8% रह गए 1911 टू 14 में। 1.8% से 0.8%। हाँ, तो चौधरी का निष्कर्ष था कि 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते ये निकासी का मुद्दा आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह गया था। इट वॉज बिकमिंग इनसिग्निफिकेंट। क्या इन भुगतानों का कोई विस्तृत हिसाब किताब है, जैसे भारत के भुगतान संतुलन का? हाँ, टॉमलिंसन ने एक तालिका प्रस्तुत की है जो 1869 से 1898 तक भारत के वार्षिक भुगतान संतुलन यानी करंट अकाउंट को दिखाती है। उसमें अलग अलग कॉलम है: माल व्यापार संतुलन, मर्चेंडाइज ट्रेड बैलेंस, खजाने का आयात, ट्रेजर इंपोर्ट्स, दृश्य व्यापार संतुलन, विजिबल ट्रेड बैलेंस, होम चार्जेस, अन्य अदृश्य भुगतान, कुल अदृश्य भुगतान और अंत में चालू खाते का शेष, करंट अकाउंट बैलेंस। इसमें क्या खास बात दिखती है? खास बात यह है कि भारत का दृश्य व्यापार संतुलन यानी माल का निर्यात और आयात का अंतर लगभग हमेशा सकारात्मक रहा, मतलब निर्यात ज्यादा था। लेकिन होम चार्जेस और अन्य अदृश्य भुगतानों के कारण भारत का चालू खाता शेष, करंट अकाउंट बैलेंस, लगभग हमेशा नकारात्मक रहा, यानी सेवाओं और कर्ज चुकाने के बाद भारत घाटे में ही रहता था। अच्छा, तो व्यापार में फायदा होने के बावजूद कुल मिलाकर घाटा था। जी, अब कुछ आलोचकों ने एक और तर्क दिया राष्ट्रीय आय के आधार पर। वो क्या था? उनका कहना था कि निकासी की गणना करते समय हमें उसे भारत के कुल राजस्व से नहीं बल्कि भारत की कुल राष्ट्रीय आय या एनआई से तुलना करनी चाहिए, और निकासी में केवल वही खर्च शामिल करना चाहिए जो पूरी तरह अनुत्पादक हो, जैसे युद्ध का खर्च या गैर जरूरी प्रशासनिक खर्च। तो इस आधार पर क्या नतीजे निकले? टी मुखर्जी ने 1972 में गणना की कि 1870 से 1900 के बीच ये तथाकथित निकासी राष्ट्रीय आय का सिर्फ 0.04% से 0.07% थी, मतलब 1% का भी 10वां हिस्सा नहीं। सिर्फ 0.04 से 0.07%, ये तो बहुत ही कम है। हाँ, बहुत कम। चार्ल्सवर्थ ने 1982 में कहा कि अगर हम सारे के सारे होम चार्जेस को भी अनुत्पादक मान लें, जो कि सही नहीं है, तब भी ये निकासी राष्ट्रीय आय के 0.5% से थोड़ी ही ज्यादा होगी, 0.5% से कुछ ज्यादा। तो इन इतिहासकारों के अनुसार निकासी का मुद्दा बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया था। हाँ, उनका यही मानना था। दासगुप्ता ने रानडे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हाँ, कुछ निकासी जरूर थी, लेकिन वो ना तो गरीबी का मूल कारण थी और ना ही भारत के आर्थिक विकास में मुख्य बाधा। उनके अनुसार राष्ट्रवादियों ने निकासी पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देकर भारतीय आर्थिक सोच को संकीर्ण बना दिया। एक और तर्क दिया जाता है कम ब्याज दरों का, वो क्या है? हाँ, ये मॉरिसन और मैकलेन जैसे लोगों का तर्क था। उनका कहना था कि भारत को लंदन के मनी मार्केट में दुनिया के बाकी देशों की तुलना में बहुत कम ब्याज दर पर कर्ज मिलता था। कितना कम? कोई तुलना है? हाँ, जैसे उस समय जापान को 4.5 से 5% ब्याज देना पड़ता था, जबकि भारत को औसतन 3.5% के आसपास ही मिल जाता था। अच्छा, 3.5%। अच्छा। और रेलवे पर मिलने वाले रिटर्न की तुलना में? रेलवे पर भी 1907 में भारत में रेलवे पर यील्ड 3.87% थी, जबकि बाकी ब्रिटिश उपनिवेशों में 4.0%, अमेरिका में 4.5% और अन्य विदेशी देशों में 4.7% थी। तो भारत को सस्ता कर्ज मिल रहा था, ये उनका तर्क था। मतलब राष्ट्रवादियों का ये कहना गलत था कि विदेशी कर्ज महंगा था। इन आलोचकों के अनुसार हाँ, गलत था। उनका कहना था कि भारत का अपना पूंजी बाजार बहुत महंगा था, इसलिए लंदन से सस्ता कर्ज लेना भारत के लिए फायदेमंद ही था। कर्ज की संरचना, डेट स्ट्रक्चर के बारे में भी कुछ तर्क थे। हाँ, ये भी कहा गया कि भारत का जो कुल विदेशी कर्ज था, उसमें अनुत्पादक माने जाने वाले कर्ज का हिस्सा लगातार घट रहा था। कितना घटा? जैसे 1862 में ये 96 मिलियन पाउंड था, जो 1897 में घटकर 72.7 मिलियन पाउंड रह गया, और 1909 तक तो सिर्फ 37.7 मिलियन पाउंड रह गया। ब्याज की दर भी गिरी,
4.5% से घटकर 3.4% के आसपास आ गई, तो इस कर्ज का सालाना बोझ भी कम हो रहा था। और उत्पादक कर्ज का क्या? जबकि उत्पादक कर्ज, खासकर रेलवे के लिए लिया गया कर्ज, वो बढ़ रहा था। तो आलोचकों का कहना था कि भारत का कर्ज प्रोफाइल सुधर रहा था। लेकिन क्या सभी बात के इतिहासकार इन आलोचकों से सहमत थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरुण बनर्जी जैसे इतिहासकारों ने के.एन. चौधरी की आलोचना की। बनर्जी ने माना कि निकासी की अवधारणा थोड़ी अस्पष्ट जरूर है, लेकिन इसका केंद्रीय महत्व बहस योग्य है। उन्होंने ये भी माना कि सारे होम चार्जेस आपत्तिजनक नहीं थे। तो बनर्जी का फोकस किस पर था? उनका फोकस इस बात पर था कि हमें सिर्फ होम चार्जेस को नहीं, बल्कि विदेश में किए जाने वाले भुगतानों के पूरे स्पेक्ट्रम, होल स्पेक्ट्रम ऑफ पेमेंट्स मेड अब्रॉड को देखना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने हस्तांतरण समस्या, ट्रांसफर प्रॉब्लम पर जोर दिया। ट्रांसफर प्रॉब्लम, ये क्या है? ये केन्स द्वारा विकसित एक अवधारणा है। इसका मतलब है कि जब एक देश को दूसरे देश को लगातार बड़ी मात्रा में भुगतान करना होता है, जैसे युद्ध, हर्जाना या कर्ज, तो उसे अपनी अर्थव्यवस्था को इस तरह से ढालना पड़ता है कि वो लगातार निर्यात अधिशेष, एक्सपोर्ट सरप्लस पैदा कर सके, चाहे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग और कीमतें कैसी भी हों। तो भारत के संदर्भ में इसका क्या मतलब हुआ? बनर्जी का तर्क था कि भारत पर ये निर्यात अधिशेष बनाए रखने की एक कठोर मजबूरी थी, ताकि वो लंदन में अपने भुगतान, होम चार्जेस, ब्याज आदि कर सके। और ये बोझ तब और भारी हो जाता है जब ये हस्तांतरण देश के राजस्व, निर्यात या राष्ट्रीय आय की तुलना में बहुत बड़े हों और विदेशी पूंजी आसानी से उपलब्ध न हो। बनर्जी मानते हैं कि भारत का यही मामला था। उसे लगातार निर्यात बढ़ाना पड़ता था, भले ही इसके लिए घरेलू जरूरतों की अनदेखी करनी पड़े। क्या बनर्जी ने हाल के उन इतिहासकारों की आलोचना की है जो निकासी से इनकार करते हैं? हाँ, बनर्जी ने बाद में बेली, सीए बेली और तीर्थंकर रॉय जैसे इतिहासकारों की आलोचना की है, जो निकासी के विचार को लगभग नकार देते हैं। बेली का जिक्र आया, क्या उनका कोई और विचार है इस पर? हाँ, सीए बेली ने बाद में 2004 में पैट्रिक ओब्रायन का हवाला देते हुए ये माना कि 18वीं सदी के अंत में गैर यूरोपीय दुनिया, खासकर भारत से जो हस्तांतरण हुआ, उसने ब्रिटेन के कुल पूंजी स्टॉक, टोटल कैपिटल स्टॉक में 5 से 15% का योगदान दिया होगा। 5 से 15%, ये तो काफी महत्वपूर्ण लगता है। हाँ, ये मानना कि कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण हस्तांतरण जरूर हुआ था। क्या इससे जुड़े कुछ और आंकड़े हैं, जैसे निर्यात, आयात के ट्रेंड्स? जी, अरुण बनर्जी ने एक और तालिका, टेबल 3 दी है, जिसमें 1898 से 1914 के बीच भारत के निर्यात, आयात और खजाने के सूचकांक दिखाए गए हैं। उसमें यह भी दिखाया है कि आयात निर्यात का कितना प्रतिशत था, अदृश्य भुगतान और कर्ज निर्यात का कितना प्रतिशत थे, होम चार्जेस निर्यात का कितना प्रतिशत थे और निर्यात कृषि उत्पादन का कितना प्रतिशत था। ये तालिका इन प्रवृत्तियों को समझने में मदद करती है। तो ये थे मुख्य आलोचक और उनके तर्क। अब हम सेक्शन 9.4 पर आते हैं, वाम राष्ट्रवादी विचार। इनका नजरिया राष्ट्रवादियों और आलोचकों से कैसे अलग था? वाम राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इस मुद्दे को और गहरे संरचनात्मक नजरिए से देखा। उन्होंने सिर्फ होम चार्जेस या निर्यात अधिशेष तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि पूरी औपनिवेशिक व्यवस्था के शोषणकारी चरित्र पर जोर दिया। इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? वो अक्सर 1765 से शुरू करते हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी मिली। उनका तर्क है कि इसके बाद कंपनी ने बंगाल के राजस्व अधिशेष, रेवेन्यू सरप्लस का इस्तेमाल ब्रिटेन से सोना चांदी लाने के बजाय यहीं से भारतीय माल जैसे कपड़ा खरीदने के लिए किया, जिसे वो यूरोप में बेचकर भारी मुनाफा कमाते थे। मतलब भारत के ही पैसे से भारत का सामान खरीदकर उसे बाहर बेचकर मुनाफा कमाया। बिल्कुल, ये दोहरा शोषण था। राजस्व भी गया और व्यापार से होने वाला मुनाफा भी। ये असल में राजस्व का हस्तांतरण ही था, ट्रांसफर ऑफ रेवेन्यू ही था व्यापार के जरिए। अफीम व्यापार की इसमें क्या भूमिका थी? ये बहुत महत्वपूर्ण है। वामपंथी इतिहासकार जैसे टैन चुंग तर्क देते हैं कि कंपनी ने भारत के राजस्व अधिशेष का इस्तेमाल चीन के साथ होने वाले व्यापार के लिए अफीम खरीदने में किया। इस अफीम को चीन में बेचकर जो पैसा मिलता था, उससे कंपनी ब्रिटेन के लिए चाय और रेशम खरीदती थी। इसका फायदा ये हुआ कि ब्रिटेन को चीन से
चाय और रेशम खरीदने के लिए अपनी चांदी खर्च नहीं करनी पड़ती थी। चीन का व्यापार घाटा भारत के जरिए पूरा हो जाता था। टैनचुंग कहते हैं कि ये मिथक है कि अफीम व्यापार भारत के भुगतान संतुलन के लिए जरूरी था। असल में अफीम राजस्व हस्तांतरण का एक मध्यवर्ती स्टेशन, इंटरमीडिएट स्टेशन फॉर रेवेन्यू ट्रांसफर था, ठीक वैसे ही जैसे कपास था। इस भारतीय हस्तांतरण का ब्रिटेन पर क्या असर पड़ा? वामपंथी इतिहासकार मानते हैं कि इसका ब्रिटेन पर बहुत सकारात्मक असर पड़ा, खासकर उसके औद्योगिक विकास के शुरुआती दौर में। एस्टीबन जैसे विद्वान कहते हैं कि नेपोलियन युद्धों के दौरान जब ब्रिटेन के लिए विदेश से उधार लेना मुश्किल और अस्थिर था, तब भारत से होने वाला यह हस्तांतरण बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। इसने ब्रिटेन को आर्थिक स्थिरता दी। इरफान हबीब ने इस पर कुछ अनुमान लगाए हैं। हाँ, इरफान हबीब ने बहुत महत्वपूर्ण अनुमान लगाए हैं। उन्होंने शॉर और ग्रांट के जीएनपी अनुमानों, जो करीब 20 करोड़ रुपए सालाना थे, और फरबर के निकासी अनुमानों के आधार पर गणना की कि 1784-89 के दौरान बंगाल आदि से जो श्रद्धांजलि ट्रिब्यूट ब्रिटेन गई, वो भारत की तत्कालीन जीएनपी का लगभग 9% थी। 9% जीएनपी का? हाँ, और उन्होंने ये भी अनुमान लगाया कि ये श्रद्धांजलि, जिसका बिक्री मूल्य करीब 4.7 मिलियन पाउंड था, 1801 में ब्रिटेन की राष्ट्रीय आय, जो लगभग 23.2 मिलियन पाउंड थी, का 2% से ज्यादा थी। और ब्रिटेन के पूंजी निर्माण में इसका कितना योगदान था? हबीब का अनुमान है कि इसने ब्रिटेन की पूंजी निर्माण में लगभग 30% का योगदान दिया होगा, ये मानते हुए कि ब्रिटेन की पूंजी निर्माण दर उस समय लगभग 7% थी। 30%? हाँ, ये तो बहुत बड़ा योगदान है। इसका भारत पर क्या नकारात्मक असर हुआ? भारत पर सीधा असर ये हुआ कि लोगों की आय और क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर कम हो गई। और इसका एक अप्रत्यक्ष असर ये भी हुआ कि बाद में जब ब्रिटेन में बना कपड़ा भारत आने लगा, तो यहाँ के लोगों के पास उसे खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा ही नहीं था, क्योंकि उनकी आय पहले ही निचोड़ ली गई थी। हबीब ने बाद के दौर के लिए भी कोई अनुमान दिया है? हाँ, उन्होंने 1882 के लिए गणना की 1946-47 की कीमतों पर कि उस साल निकासी लगभग 1355 मिलियन रुपए थी, जो उस वर्ष की राष्ट्रीय आय का 4.14% थी। 4.14%? पॉल बरन का भी नाम आता है इस संदर्भ में। हाँ, पॉल बरन एक मार्क्सवादी अर्थशास्त्री थे। उनका अनुमान था कि 20वीं सदी की शुरुआत में निकासी भारत की जीडीपी का लगभग 10% थी। 10%? ये तो बहुत ज्यादा है। अमिया कुमार बागची ने इस पर क्या काम किया है? अमिया कुमार बागची ने इस पर बहुत विस्तृत और गहरा काम किया है। उन्होंने एकाधिकार तत्व पर बहुत जोर दिया। एकाधिकार तत्व मतलब? उनका कहना था कि ब्रिटेन ने भारत में सिर्फ व्यापार नहीं किया, बल्कि एक राजनीतिक ताकत के रूप में अपनी स्थिति का इस्तेमाल करके एकाधिकार कायम किया। जैसे अदृश्य आय, इनविजिबल अर्निंग्स में सिर्फ सामान्य व्यापारिक लाभ नहीं थे, बल्कि एक तरह की राजनीतिक श्रद्धांजलि, पॉलिटिकल ट्रिब्यूट भी शामिल थी। उदाहरण के लिए 1857 के विद्रोह को दबाने का खर्च भी भारत पर डाल दिया गया, जिसे बागची आत्मफिरौती कहते हैं। और ये एकाधिकार कैसे काम करता था? भारतीयों को ऊंचे पदों से बाहर रखकर, व्यापार में प्रतिबंधित प्रतिस्पर्धा लागू करके, शिपिंग, बैंकिंग, बीमा जैसे क्षेत्रों में ब्रिटिश कंपनियों का प्रभुत्व कायम करके, इन सब से ब्रिटिश कंपनियों को सामान्य से कहीं ज्यादा मुनाफा कमाने का मौका मिला, जिसे बागची एकाधिकार किराया, मोनोपोली रेंट कहते हैं। क्या बागची ने इस निकाली गई अधिशेष सरप्लस का कोई अनुमान लगाया? हाँ, उन्होंने अनुमान लगाया कि सरकारी हस्तांतरण और यूरोपीय व्यवसायियों द्वारा कमाया गया मुनाफा मिलाकर ये रकम 1870 के दशक में सालाना 21.4 मिलियन पाउंड से 28.9 मिलियन पाउंड के बीच थी। 21 से 28 मिलियन? और पहले विश्व युद्ध से ठीक पहले ये बढ़कर 52.9 मिलियन से 65.3 मिलियन पाउंड सालाना हो गई थी। 52.9 से 65.3 मिलियन। और अगर इसे समय के साथ जमा करें तो संचित मूल्य, एक्यूमुलेटेड वैल्यू? बागची ने 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से गणना की कि 1914 तक इस निकाली गई संपत्ति का संचित मूल्य 3199 मिलियन से 3779 मिलियन पाउंड के बीच रहा होगा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप लाभ मार्जिन कितना मानते हैं। लगभग 3200 से 3800 मिलियन पाउंड। बाप रे! क्या इसकी कोई तालिका है? हाँ, बागची ने एक तालिका यानी टेबल 4 दी है, जिसमें 1871 से 1916 तक श्रद्धांजलि और लाभ के वैकल्पिक अनुमान दिखाए गए हैं।
उसमें अलग अलग लाभ मार्जिन के आधार पर गणना की गई है और ये साफ दिखता है कि ये रकम लगातार बढ़ रही थी। बागची के अनुसार ये सब संभव कैसे हुआ, इसका तंत्र क्या था? बागची का तर्क है कि ये सिर्फ मुक्त बाजार का नतीजा नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार ने सीधे हस्तक्षेप, डायरेक्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन करके मुक्त बाजारों जैसे जमीन, श्रम, पूंजी के बाजार को ठीक से विकसित नहीं होने दिया। इससे उन्हें श्रद्धांजलि निकालना आसान हो गया। तो वो खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी वाले तर्क को चुनौती देते हैं। हाँ, बागची और आदित्य मुखर्जी जैसे इतिहासकार, तीर्थंकर रॉय जैसे उन इतिहासकारों पर सवाल उठाते हैं जो कहते हैं कि भारत एक खुली अर्थव्यवस्था थी। हार्नेटी इसे मुक्त व्यापार साम्राज्यवाद, फ्री ट्रेड इंपीरियलिज्म कहते हैं। भट्टाचार्य और गुप्ता इसे भेदभावपूर्ण हस्तक्षेपवाद, डिस्क्रिमिनेटरी इंटरवेंशनलिज्म कहते हैं। मतलब हस्तक्षेप तो था, लेकिन वो भेदभावपूर्ण था, जो ब्रिटेन के पक्ष में था। अब उत्सव पटनायक की बात करते हैं। हाँ। उनके अनुमान तो बहुत चर्चित रहे हैं। जी हाँ, उत्स पटनायक ने ऐतिहासिक समय श्रृंखला डेटा, हिस्टोरिकल टाइम सीरीज डेटा का उपयोग करके बहुत विस्तृत गणनाएं की हैं। उन्होंने दिखाया कि कैसे एशिया और वेस्ट इंडीज से हुए हस्तांतरण ने ब्रिटेन के सकल घरेलू पूंजी निर्माण पर जबरदस्त प्रभाव डाला। कितना प्रभाव? उनके अनुमान के मुताबिक 1770 में ये हस्तांतरण यूके के पूंजी निर्माण का 43% था, 1801 में 86.4%, 1811 में 85.9% और 1821 में 74.6% था। 86%। मतलब ब्रिटेन जितना भी पूंजी निर्माण कर रहा था, उसका 86% बाहर से, खासकर भारत से आ रहा था। हाँ, उनके आंकड़ों के अनुसार यही निष्कर्ष निकलता है। ये चौंकाने वाला है। उन्होंने डीन और कोल जैसे मुख्य धारा के ब्रिटिश आर्थिक इतिहासकारों की आलोचना की है कि उन्होंने 18वीं सदी के अंत में पुनः निर्यात, री-एक्सपोर्ट्स के महत्व को नजरअंदाज किया है। यूके की जीडीपी के प्रतिशत के रूप में यह हस्तांतरण कितना था? पटनायक के अनुसार ये 1770 में यूके जीडीपी का लगभग 3% था, जो 1801 और 1811 में बढ़कर 6% हो गया था। 6%। उनका कहना है कि इसके कारण ब्रिटेन की निवेश दर, इन्वेस्टमेंट रेट, जो घरेलू बचत पर आधारित थी, वो लगभग दुगनी हो गई। तो उत्सव पटनायक का निष्कर्ष है कि ड्रेन बहुत ज्यादा था और उसका ब्रिटेन के विकास पर बहुत बड़ा असर पड़ा। हाँ, बिल्कुल। अब सुनंदा सेन की बात करते हैं। उनकी किताब है कॉलोनीज एंड द एम्पायर। उनका क्या नजरिया है? सुनंदा सेन का नजरिया थोड़ा संतुलित है। वो राष्ट्रवादियों के दृष्टिकोण का सशर्त समर्थन करती हैं। सशर्त कैसे? वो मानती हैं कि बिना बदले का निर्यात, अनरिक्विटेड एक्सपोर्ट वाला दावा शायद पूरी तरह टिकता नहीं है, क्योंकि निर्यातकों को तो भुगतान मिलता था, भले ही वो विनिमय बैंकों, एक्सचेंज बैंक्स के माध्यम से मिलता हो। वो ये भी मानती हैं कि सारे होम चार्जेस को निकासी नहीं कहा जा सकता, जिसे उत्पादक कर्ज पर दिया गया ब्याज वैध था। लेकिन फिर वो राष्ट्रवादियों का समर्थन कैसे करती हैं? वो इस बात पर जोर देती हैं कि भले ही निर्यातकों को भुगतान मिल गया हो, लेकिन सरकार ने इन भुगतानों को निपटाने के लिए स्थानीय कर राजस्व, लोकल टैक्स रेवेन्यूज का इस्तेमाल किया। यानी जो पैसा टैक्स के रूप में इकट्ठा हुआ था, उसे विदेशी मुद्रा खरीदने और लंदन भेजने के लिए इस्तेमाल किया गया। इसका क्या असर हुआ? इसका एक अपस्फीतिकारी पूर्वाग्रह पैदा हुआ। मतलब अर्थव्यवस्था में कुल मांग, एग्रीगेट डिमांड कम हुई, जिससे आय संकुचन, इनकम कॉन्ट्रैक्शन की संभावना बनी। अर्थव्यवस्था पर एक दबाव बना रहा। क्या सुनंदा सेन ने होम चार्जेस के पैटर्न का विश्लेषण किया है? हाँ, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण तालिका टेबल वी दी है, जिसमें 1861 से 1914 तक होम चार्जेस पाउंड मिलियन में का पैटर्न दिखाया गया है। उसमें अलग अलग श्रेणियां हैं: ब्याज, रेलवे, सिंचाई बनाम अन्य, स्टोर खरीद, नागरिक प्रशासन, सेना, समुद्री खर्च, प्रभावी बनाम गैर प्रभावी और पेंशन। इसमें क्या रुझान दिखता है? इसमें दिखता है कि कुल होम चार्जेस 10.5 मिलियन से बढ़कर 18.6 मिलियन हो गए और 1910-11 तक आते आते इसमें सबसे बड़ा हिस्सा रेलवे और सिंचाई पर दिए जाने वाले ब्याज का हो गया था। अगर हम सापेक्ष महत्व देखें 1910-11 में, तो नागरिक प्रशासन, रक्षा, उत्पादक कर्ज ब्याज का अनुपात लगभग 1:1.3 था। तो सेन के अनुसार हस्तांतरण का सबसे विश्वसनीय माप क्या हो सकता है? वो मानती हैं कि काउंसिल बिल्स की वार्षिक बिक्री, जिसमें से पूंजी आयात को घटा दिया जाए,
वो एक तरफा हस्तांतरण का एक ज्यादा विश्वसनीय माप हो सकता है। काउंसिल बिल्स क्या थे? काउंसिल बिल्स एक तरह का वित्तीय साधन था जिसे लंदन में इंडिया ऑफिस द्वारा बेचा जाता था। ब्रिटिश आयातक जो भारत से सामान खरीदते थे वो इन बिल्स को पाउंड में खरीदते थे और भारत में अपने एजेंटों को भेज देते थे। वो एजेंट इन बिल्स को भारत सरकार के खजाने में जमा करके रुपए प्राप्त कर लेते थे जिससे वो भारतीय निर्यातकों को भुगतान कर सकें। दूसरी तरफ भारत सरकार को लंदन में अपने खर्च होम चार्जेस पूरे करने के लिए पाउंड मिल जाते थे। तो सेन की गणना के अनुसार इस माध्यम से कितना हस्तांतरण हुआ? उनकी गणना के अनुसार 1898 से 1908 के बीच औसतन 19.8 मिलियन पाउंड सालाना का एक तरफा हस्तांतरण हुआ। 19.8 मिलियन, और ये उस दौरान भारत की शुद्ध निर्यात आय 17.3 मिलियन से भी ज्यादा था। ये हस्तांतरण उस समय की राष्ट्रीय आय का लगभग 2.3% था। 2.3% राष्ट्रीय आय का है, ये तो काफी महत्वपूर्ण लगता है। हाँ, सेन ने एक और दिलचस्प चीज उजागर की, लेखांकन हस्तांतरण, अकाउंटिंग ट्रांसफर्स। ये क्या था? 1867 में एक सिफारिश की गई कि जो पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर राजस्व से किया जा रहा है उसे खातों में ऐसे दिखाया जाए जैसे कि वो उधार लिया गया हो। ऐसी फिर बोरोड। इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारा खर्च जो असल में राजस्व से हुआ था उसे साधारण ऋण ऑर्डिनरी डेट से उत्पादक ऋण प्रोडक्टिव डेट में स्थानांतरित कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? सेन का मानना है कि इसका उद्देश्य उन खर्चों के लिए लिए गए उधार को छिपाना था जो राजनीतिक रूप से संवेदनशील थे या जिन्हें सही ठहराना मुश्किल था, जैसे युद्ध का खर्च। इससे उत्पादक ऋण का आंकड़ा बढ़ गया 5.4 मिलियन से 159.3 मिलियन 1867-97 के बीच, और साधारण ऋण कम दिखने लगा। ये एक तरह से खातों की हेराफेरी थी जो राष्ट्रवादियों की आलोचना को सही ठहराती है। ये तो काफी पेचीदा है। तो ये थे वाम राष्ट्रवादी विचार। अब आते हैं सेक्शन 9.5 पर, धन की निकासी पर हालिया तर्क पक्ष और विपक्ष में। इसमें सबसे प्रमुख नाम तीर्थंकर रॉय का आता है, जो निकासी के सिद्धांत के बड़े आलोचक हैं। हाँ, तीर्थंकर रॉय ने अपनी किताब हाउ ब्रिटिश रूल चेंज्ड इंडियाज इकोनॉमी और अन्य लेखों में ड्रेन थ्योरी की तीखी आलोचना की है। वो निकासी को एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत शब्द, अ फ्रेज मैस्करेडिंग एज अ थ्योरी मानते हैं। क्या वो मानते हैं कि कोई निकासी हुई ही नहीं? नहीं, वो मानते हैं कि हाँ, शुरुआती दौर में खासकर 1757-65 से 1782-84 के बीच कुछ सीमित निकासी हुई थी, लेकिन वो इसकी मात्रा को बहुत कम आंकते हैं। वो एस्टेबन के 40 मिलियन के अनुमान का हवाला देते हैं और उसकी तुलना 1800 में भारत की अनुमानित राष्ट्रीय आय 100 से 150 मिलियन से करके ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि सालाना हस्तांतरण बहुत मामूली था। वो साइमन डिग्बी 1000 मिलियन और मैडिसन 100 मिलियन के बड़े अनुमानों को चुनौती देते हैं। और उनके मुख्य तर्क क्या है निकासी के खिलाफ? उनके कई काउंटर तर्क हैं। पहला, वो कहते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य ने विदेशों में भारतीय व्यापारियों के हितों की रक्षा की और इस सुरक्षा की लागत का बोझ असल में ब्रिटेन के करदाताओं यूके टैक्स पेयर्स ने उठाया, भारत ने नहीं। दूसरा, वो वही पुराना तर्क दोहराते हैं कि भारत का अपना पूंजी बाजार बहुत महंगा और अविकसित था, इसलिए लंदन से कर्ज लेना सबसे सस्ता विकल्प था। नौरोजी जैसे राष्ट्रवादियों का इसकी आलोचना करना गलत था। अगर भारत घरेलू स्तर पर कर्ज लेता तो किसान और गरीब हो जाते। तीसरा, वो कहते हैं कि भारत में कौशल यानी स्किल्स की कमी थी, इसलिए विदेशी श्रम और पूंजी की जरूरत थी। हाँ, हो सकता है भर्ती में कुछ बर्बादी हुई हो, लेकिन वो नगण्य थी। उन्होंने गणना की कि टॉप 6000 ब्रिटिश अधिकारियों का वेतन 1870 में भारत की राष्ट्रीय आय का सिर्फ 0.03% था, केवल 0.03%। तो रॉय निकासी को भारत की समस्याओं का कारण नहीं मानते? बिल्कुल नहीं, वो निकासी को एक मुद्दा मानने से ही इनकार करते हैं। उनका तर्क है कि भारत में सरकारी खर्च कम होने का कारण निकासी नहीं, बल्कि सरकार का कमजोर कर आधार टैक्स बेस था। ऋण जीडीपी अनुपात डेट जीडीपी रेशियो नियंत्रण में था
और सरकार राष्ट्रवादी आलोचना और जनमत के दबाव के कारण खर्च करने में वैसे भी सतर्क थी। क्या वो काउंसिल बिल या विश्व युद्धों के बोझ को नजरअंदाज करते हैं? हाँ, आलोचकों का कहना है कि वो काउंसिल बिल तंत्र के प्रभाव और खासकर पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत पर डाले गए भारी वित्तीय बोझ को काफी हद तक नजरअंदाज करते हैं। उन्होंने उत्स पटनायक की WWI के उपहार 100 मिलियन की गणना की भी आलोचना की है। रॉय बचत की निकासी और नकारात्मक मौद्रिक नीति के प्रभावों को भी नहीं मानते? नहीं, 1930 के दशक तक तो नहीं। वो मानते हैं कि बजट और मुद्रा का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ बजट एंड करेंसी था, जिससे रूढ़िवादी नीतियां अपनाई गईं। जनमत के डर ने सरकार को ज्यादा कर्ज जुटाने से रोका। तो फिर भारत के आर्थिक ठहराव का कारण क्या था रॉय के अनुसार? उनके अनुसार असली कारण थे राजकोषीय केंद्रीकरण और सार्वजनिक ऋण संचालन, जो ब्रिटिश नवाचार तो थे, लेकिन यूके के बाजारों से जुड़ाव ने विकास को राजनीतिक रूप से मुश्किल बना दिया। घरेलू उधार को महंगा और मुद्रास्फीतिकारी माना गया। और भारत में टैक्स कम था। हाँ, वो इस पे बहुत जोर देते हैं। भारत में कर GDP अनुपात बहुत कम था, लगभग 6%, जबकि ब्रिटेन में ये 7% से बढ़कर दूसरे विश्व युद्ध से पहले 25% तक पहुंच गया था। इसी कम टैक्स के कारण विकास पर खर्च कम हुआ। उन्होंने एक तालिका भी दी है जिसमें भारत और ब्रिटेन के राजकोषीय पैमाने की तुलना की गई है, जो इस बड़े अंतर को दिखाती है। तो रॉय का निष्कर्ष क्या है? उनका निष्कर्ष है कि भारत के आर्थिक ठहराव और विकास की कमी का कारण निकासी नहीं, बल्कि राज्य की कमजोर निवेश क्षमता, वीक इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी और आर्थिक प्रबंधन के तरीके थे। राज्य के संसाधन सीमित थे, भू राजस्व पर निर्भरता, अन्य करों, ऋण पर हिचक। महामंदी के दौरान तो राज्य लगभग दिवालिया हो गया था। समाधान के लिए मौद्रिक और राजकोषीय प्रबंधन का एकीकरण और यूके का नियंत्रण समाप्त होना जरूरी था, जो WWI से ठीक पहले हुआ। क्या रॉय ने पटनायक के उस तर्क का जवाब दिया है कि कर राजस्व के माध्यम से एक तरफा हस्तांतरण हो रहा था? नहीं, वो इस तर्क से सीधे तौर पर नहीं उलझते हैं। वो मानते हैं कि औपनिवेशिक शासन ने असमानताएं पैदा की, लेकिन ठहराव का मुख्य कारण भौगोलिक और पारिस्थितिकी कारक थे, न कि उच्च कर या साहूकार। ठीक है, ये तो हुआ रॉय का पक्ष। अब उत्सर प्रभात पटनायक के प्रतितर्क क्या है? उन्होंने रॉय की बातों का जवाब दिया है? हाँ, उत्स और प्रभात पटनायक ने अपनी किताबों कैपिटल एंड इंपीरियलिज्म, ए थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म और लेखों में रॉय और अन्य आलोचकों का बहुत मजबूती से खंडन किया है। वो सबसे पहले दूसरे विश्व युद्ध के वित्त पोषण के प्रभाव पर ध्यान दिलाते हैं। WWI का क्या प्रभाव था? उनका तर्क है कि ब्रिटेन ने भारत पर मनमाना युद्ध व्यय थोपा। इसे पूरा करने के लिए जबरन बचत करवाई गई, जिसका मूल्य लगभग 1.29 बिलियन या 17.4 बिलियन रुपए था। इसका नतीजा हुआ रूरल कंजम्पशन में भारी कमी, जो अंततः बंगाल के भयानक अकाल, बंगाल फेमीन 1943 का एक बड़ा कारण बनी, जिसमें लगभग 30 लाख लोग मारे गए थे। ये जबरन बचत कैसे करवाई गई? सरकार का बजट खर्च 1939 से 1943 के बीच 8 गुना बढ़ गया। इस बढ़े हुए खर्च का 3/4 हिस्सा, 3/4, घाटे के वित्त पोषण, डेफिसिट फाइनेंसिंग और नोट छापकर मोनेटाइजेशन पूरा किया गया। इससे भारत में भयानक मुद्रास्फीति फैली। भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI 300% से ज्यादा बढ़ गया, जबकि ब्रिटेन में ये सिर्फ 70% बढ़ा था। 300% बनाम 70%? हाँ, ये लाभ मुद्रास्फीति नीति, प्रॉफिट इन्फ्लेशन पॉलिसी थी, जिसने आम लोगों के उपभोग पर अंकुश लगाकर संसाधन निचोड़े लगभग 1.6 बिलियन पाउंड। ये तो WWI की बात हुई, लेकिन वो व्यवस्थित एक तरफा हस्तांतरण के बारे में क्या कहते हैं? उनका मूल तर्क वही है जो शुरुआती राष्ट्रवादियों का था, लेकिन ज्यादा परिष्कृत रूप में। वो कहते हैं कि भारत का जो शुद्ध निर्यात अधिशेष था, उसका भुगतान करने के लिए ब्रिटेन ने भारत के ही कर राजस्व का इस्तेमाल किया। हाँ। मतलब ब्रिटेन ने भारत के साथ व्यापार घाटा चलाया, लेकिन उसे चुकाने की कोई जिम्मेदारी नहीं ली, क्योंकि भुगतान भारत के टैक्स के पैसे से ही हो गया। भारत ने जो विदेशी मुद्रा कमाई, सोना या दूसरी करेंसी, वो औपनिवेशिक सरकार द्वारा हथिया ली गई, अप्रोप्रिएटेड। भारत उसका इस्तेमाल अपनी औद्योगिक जरूरतों या विकास के लिए नहीं कर पाया। इसलिए नरोजी और दत्त अपनी बिना बदले के निर्यात, अनरिक्वेटेड एक्सपोर्ट्स की आलोचना में बिल्कुल सही थे।
क्या उन्होंने निकासी का कोई कुल अनुमान लगाया है? हाँ, उन्होंने विदेश में किए गए व्यय के आंकड़ों के आधार पर गणना की है कि 1837 से 1900 के बीच लगभग 596.757 मिलियन पाउंड की निकासी हुई। और अगर इसे आज के मूल्य में देखें तो यहीं पर उनके आंकड़े सबसे चौंकाने वाले हैं। उन्होंने 2 तालिकाएं टेबल 7, 1 और 2 दी हैं। एक अनुमान के अनुसार 1765 से 1938 के बीच हुई कुल निकासी का मूल्य 5% ब्याज दर से संचित होकर 2020 तक लगभग 13.4 ट्रिलियन पाउंड्स या 45 ट्रिलियन डॉलर बनता है। 45 ट्रिलियन, ये तो आज के हिसाब से ब्रिटेन की जीडीपी का कई गुना होगा। हाँ बिल्कुल, ये आंकड़े इतने बड़े हैं कि वो औपनिवेशिक शोषण के पैमाने को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करते हैं। वो इस संचित मूल्य की तुलना अलग अलग समय पर यूके और भारत की जीडीपी से करते हैं ताकि इसके विशाल पैमाने पर जोर दिया जा सके। वो होम चार्जेस की संरचना स्ट्रक्चर की भी आलोचना करते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि होम चार्जेस का जो बचाव किया जाता है वो गलत है। 1861 से 1934 के औसत को देखें तो केवल 12.7% हिस्सा ही पेंशन और प्रशासनिक शुल्क का था। 77% से ज्यादा हिस्सा कर्ज पर ब्याज, जिसमें ज्यादातर सैन्य खर्चों के लिए लिया गया था और मौजूदा सैन्य लागत का था, और बाकी 10% स्टोर खरीद का था। 77% कर्ज और सेना पर। जी हाँ, और भारी युद्धों के लिए भारतीय राजस्व का लगातार इस्तेमाल होता रहा। 1857 के बाद स्टर्लिंग ऋण तेजी से बढ़ा, 4 मिलियन से 35 मिलियन हो गया। 1901 तक कुल कर्ज 135 मिलियन पाउंड हो गया था, जो भारत की तत्कालीन जीडीपी के 15वें हिस्से से ज्यादा था और सालाना निर्यात अधिशेष का 8 गुना था। रुपए की गिरती कीमत का क्या असर हुआ? आलोचक तो कहते थे कि ये ज्यादा नहीं था। पटनायक इसका खंडन करते हैं। वो दिखाते हैं टेबल 8वें में कि 19वीं सदी के अंत में रुपए की कीमत गिरने से चांदी की कीमत स्थिर रहने के बावजूद भारत पर लगभग 141 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ा, क्योंकि होम चार्जेस का भुगतान पाउंड में करना होता था। रुपी 141 करोड़ अतिरिक्त ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि इस दौरान राजस्व लगभग 2 गुना हो गया था। इस पूरी निकासी की अवसर लागत क्या थी? अगर ये पैसा भारत में रहता तो क्या होता? उनका तर्क है कि अगर ये निर्यात अधिशेष भारत में जमा होता तो भारत बहुत पहले औद्योगिकरण कर सकता था, शायद मेजी पुनर्स्थापना के बाद जापान की तरह, या फिर भारत खुद पूंजी निर्यातक देश बन सकता था। वो बताते हैं कि 1860-76 के बीच का अधिशेष 135 करोड़ रुपए उस दौरान रेलवे और सिंचाई में हुए कुल निवेश 26 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा था। इस निकासी का भारत की अर्थव्यवस्था पर और क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा? एक बड़ा प्रभाव था अपस्फीतिकारी दबाव। सरकार हमेशा अधिशेष बजट बनाने की कोशिश करती थी, जिसमें विदेश में व्यय यानी निकासी को शामिल करके बजट को संतुलित दिखाया जाता था। इस लगातार अधिशेष बजट ने अर्थव्यवस्था में आय अपस्फीति पैदा की। आय अपस्फीति मतलब लोगों की आय में कमी या स्थिरता। इसका नतीजा हुआ कि प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता पर कैपिटा फूड ग्रेन अवेलेबिलिटी में भारी गिरावट आई। सरकार की नीतियों ने गैर खाद्य फसलों कैश क्रॉप्स को बढ़ावा दिया और खाद्यान्न निर्यात को सुगम बनाया, जिससे घरेलू उपलब्धता और कम हो गई। क्या इसके आंकड़े हैं? हाँ, उन्होंने एक और तालिका टेबल आइक्स दी है, जिसमें 1897 से 1946 तक खाद्यान्न के आंकड़े हैं। शुद्ध उत्पादन, शुद्ध आयात, कुल उपलब्धता, जनसंख्या और प्रति व्यक्ति उपलब्धता। ये साफ दिखाता है कि प्रति व्यक्ति उपलब्धता 201 किलोग्राम सालाना से गिरकर 137 किलोग्राम सालाना रह गई। 201 से 137। ये तो बहुत बड़ी गिरावट है। हाँ, ये भयानक गिरावट है और अकाल की पृष्ठभूमि तैयार करती है। उनका एक सामान्य सिद्धांत है कि औपनिवेशिक शासन का मकसद ही उष्णकटिबंधीय संसाधनों का दोहन करना था, भले ही उसकी कीमत स्थानीय खाद्य उत्पादन और उपभोग को चुकानी पड़े। अंतर युद्ध अवधि इंटरवॉर पीरियड 1922-28 के बारे में वो क्या कहते हैं? उस दौरान भी भारत का पन्याधिशेष 827 मिलियन था, लेकिन अदृश्य देनदारियों 1209 मिलियन के कारण चालू खाते में 382 मिलियन का घाटा था। इस घाटे को कैसे पूरा किया गया?
सोने के भारी बहिर्वाह से 260 मिलियन का सोना भारत से बाहर गया, जो उस दौरान ब्रिटेन में आए कुल सोने का 2/5वां हिस्सा था, और बाकी कर्ज लेकर। तो इस पूरी प्रक्रिया का ब्रिटेन को क्या लाभ हुआ? बहुत लाभ हुआ। पहला, इसने स्टर्लिंग को मजबूत बनाए रखा। दूसरा, इसने 19वीं सदी के लंबे उछाल और औद्योगिक प्रसार को संभव बनाया, जो ब्रिटेन में हुआ उपनिवेशों में नहीं। तीसरा, इसने त्रिकोणीय व्यापार के माध्यम से वैश्विक कुल मांग को बनाए रखने में मदद की। वो त्रिकोणीय व्यापार कैसे काम करता था? भारत का यूरोप और उत्तरी अमेरिका के साथ जो निर्यात अधिशेष था, वो ब्रिटेन के भुगतान संतुलन यूके's बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के लिए महत्वपूर्ण था। सॉल का हवाला देते हुए वो कहते हैं कि इसने यूके के घाटे का 40% से ज्यादा हिस्सा वित्तपोषित किया। भारत की विदेशी मुद्रा की निकासी ने ब्रिटेन को अन्य देशों जैसे यूएसए में पूंजी निर्यात कैपिटल एक्सपोर्ट करने में सक्षम बनाया। और भारत पर इसका क्या असर हुआ? भारत को अपने निर्यात अधिशेष का भुगतान करने के लिए अपने बजट का एक बड़ा और बढ़ता हुआ हिस्सा इस्तेमाल करना पड़ा, जिससे आय अपस्फीति इनकम डिफ्लेशन और बदतर हो गई। पहले विश्व युद्ध के बाद की मौद्रिक नीति पर भी उनकी कुछ टिप्पणी है। हाँ, वो बालाचंद्रन के काम का हवाला देते हुए कहते हैं कि WI के बाद ब्रिटेन ने भारत पर अपना मौद्रिक नियंत्रण और कड़ा कर दिया ताकि अपनी खुद की रिकवरी में मदद मिल सके। अमेरिका में विस्तार एक्सपेंशन प्रेरित करने की तुलना में भारत में अपस्फीति डिफ्लेशन प्रेरित करना ज्यादा आसान था। सोने के प्रवाह को नियंत्रित किया गया। इसका नतीजा? इस नीति ने 1920 के दशक में अपस्फीतिकारी उम्मीदें डिफ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस पैदा की और 1930 के दशक की महामंदी के दौरान सोने के बहिर्वाह को बढ़ावा देने के लिए अपस्फीति को और मजबूत किया। भारत से सोने का निर्यात 26 करोड़ पाउंड हुआ, जिसने ब्रिटेन के तरलता दबाव को कम किया और विश्व अर्थव्यवस्था पर एक विस्तारवादी प्रभाव डाला, क्योंकि ब्रिटेन तब खर्च कर सका। इस नीति ने यह भी सुनिश्चित किया कि भारत अपने कर्ज पर चूक ना करे, जिसके लिए कर बढ़ाने और खर्च घटाने पड़े। विडंबना ये है कि जिन देशों ने कर्ज पर चूक की, उन्होंने मंदी से बेहतर रिकवरी की। बाप रे, ये तो पूरी व्यवस्था ही शोषण पर आधारित लगती है। पटनायक और पटनायक के विश्लेषण के अनुसार। हाँ, उनका तर्क बहुत मजबूत और आंकड़ों पर आधारित है, हालांकि ये विवादास्पद भी है। ठीक है, हमने राष्ट्रवादियों के तर्क देखे, आलोचकों के तर्क देखे, वाम राष्ट्रवादियों के देखे और हालिया बहस को भी समझा। अब सेक्शन 9.6 पर आते हैं, सारांश या मुख्य निष्कर्ष। इस पूरी जटिल बहस से हम क्या मुख्य बातें निकाल सकते हैं? देखिए, कुछ बातें तो लगभग निर्विवाद है। पहली कि औपनिवेशिक काल में भारत से ब्रिटेन को काफी बड़े पैमाने पर एक तरफा हस्तांतरण हुए, पैसा गया, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी, होम चार्जेस और वास्तविक निकासी के बीच का संबंध जटिल है। सारे होम चार्जेस को शायद निकासी ना माना जाए, लेकिन उदारवादी आलोचक भी मानते हैं कि इसमें से काफी सारा खर्च सिर्फ इसलिए था क्योंकि भारत एक उपनिवेश था। काउंसिल बिल के बारे में क्या निष्कर्ष है? काउंसिल बिल का तंत्र दिखाता है कि निर्यातकों को भुगतान तो किया गया, इसलिए तकनीकी रूप से ये बिना बदले नहीं था, लेकिन ये भी सच है कि अदृश्य शुल्क बहुत ज्यादा थे, जिनमें एकाधिकार लाभ शामिल थे, और इन भुगतानों को पूरा करने का बोझ अंततः भारतीय करदाताओं पर पड़ा, जिसने अर्थव्यवस्था पर दबाव डाला। उपनिवेशवाद की कुल लागत और लाभ का क्या उसे मापा जा सकता है? ये मापना बहुत मुश्किल है। ये इस पर निर्भर करता है कि आप काउंटर फैक्चुअल्स क्या मानते हैं। यानी अगर ब्रिटिश राज न होता तो क्या होता? रॉय मानते हैं कि शायद भारत की स्थिति और खराब होती। बालाचंद्रन और पटनायक मानते हैं कि भारत का विकास रुक गया। ओब्रायन का मानना है कि ब्रिटेन को फायदा हुआ। तो इस पर कोई आम सहमति नहीं है। व्यापार की शर्तों के बारे में ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। लगातार भुगतान करने के दबाव ने निश्चित रूप से निर्यातकों की सौदेबाजी की शक्ति, बार्गेनिंग पावर, कम की होगी, जिससे उन्हें अपने माल की अच्छी कीमत नहीं मिली होगी। हालांकि ये समस्या उपनिवेशवाद से परे भी कर्जदार देशों के साथ होती है। मौद्रिक नीति का नियंत्रण, ये भी एक अहम पहलू है। भारत की मौद्रिक नीति लंदन के हितों के अधीन थी। इससे भारत में निवेश के लिए धन सीमित रहा और खासकर महामंदी जैसे संकट के समय में प्रो-चक्रीय नीतियां अपनाई गईं, जिन्होंने संकट को और गहरा किया। और इन सब का अंतिम परिणाम क्या हुआ? अंतिम परिणाम था भारत का आर्थिक ठहराव और व्यापक गरीबी।
अब ये गरीबी क्यों हुई, इस पर फिर दो मत हैं। पटनायक और उनके समर्थक मानते हैं कि निकासी 45 ट्रिलियन ने ही ये गरीबी पैदा की और ब्रिटेन को समृद्ध बनाया। और रॉय और उनके जैसे इतिहासकार मानते हैं कि मुख्य कारण राज्य की कमजोरी, कम टैक्स, कम उधार लेने की क्षमता थी, जिसने निवेश को रोका। निकासी का प्रभाव बहुत कम था। लेकिन इसका प्रतितर्क क्या हो सकता है? प्रतितर्क ये है कि अगर निकासी का पैसा भारत में ही रहता तो शायद राज्य को ज्यादा टैक्स लगाने या उधार लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसी पैसे से निवेश हो सकता था। तो अंतिम निष्कर्ष क्या है? अंतिम निष्कर्ष यही है कि पर्याप्त धन की निकासी हुई थी, इसमें संदेह कम है। हाँ, उसके पैमाने, स्केल और सटीक प्रभाव पर बहस जारी है और शायद हमेशा रहेगी। लेकिन ये भी सच है कि अधिशेष का महानगर को हस्तांतरण ये उपनिवेशवाद की एक सार्वभौमिक विशेषता रही है। भारत इसका एक बड़ा उदाहरण था। ये वाकई एक बहुत जटिल और बहुस्तरीय बहस है और यूपीएससी अभ्यर्थी के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे अलग-अलग इतिहासकार एक ही तथ्य को अलग-अलग नजरिए से देखते हैं, अलग-अलग आंकड़ों का इस्तेमाल करते हैं और अलग-अलग निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ तथ्यों को रटने का मामला नहीं है, बल्कि विश्लेषण क्षमता और आलोचनात्मक सोच विकसित करने का भी मामला है। उम्मीद है कि इस विस्तृत चर्चा से श्रोताओं को धन की निकासी की बहस की गहराई और इसकी जटिलताओं को समझने में मदद मिली होगी। ये एक ऐसा विषय है जिस पर बार-बार सोचने और पढ़ने की जरूरत है। जी हाँ, इसके विभिन्न तर्कों, प्रतितर्कों और आंकड़ों को आत्मसात करने के लिए इसे दोबारा सुनना फायदेमंद हो सकता है। और ये सिर्फ परीक्षा में अंक लाने के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि भारत के आर्थिक इतिहास को समझने, उपनिवेशवाद की जटिलताओं को जानने और आज के आर्थिक मुद्दों पर भी एक सूचित दृष्टिकोण बनाने के लिए आवश्यक है। एकदम सही कहा। तो अगर आपको ये गहरी और विस्तृत चर्चा पसंद आई तो सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करें और अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ इसे शेयर करना न भूलें, ताकि वो भी इस ज्ञान का लाभ उठा सके। कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपको कौन सा तर्क सबसे महत्वपूर्ण लगा, या अगर आपके मन में कोई सवाल है, हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी बात, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप हमारे अगले विस्तृत विश्लेषणों से चूक ना जाएं। आपकी यूपीएससी यात्रा के लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले विश्लेषण